नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का संविधान की विशेषताएं एवं राज्यों के निर्माण से संबंधित जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है और इससे पूर्व की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से जाके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो इस क्वेश्चन में ये प्रश्न करता है कि वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इमर्ज फ्रॉम विच कंट्री। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड है यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ब्रिटेन और चौथा है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। तो क्लियर है यहाँ पर कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ था यूएसए में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ब्रिटेन का तो आप लोग को मालूम ही है कि ये जो यहाँ पर लिखित संविधान का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन यहाँ पर ये है, भारत एक संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो भारत में जो संघवादिता है ये व्यवहारिक नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण देखते हैं, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए जो भारत में संघवादिता है ये व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप देखिए तो संघ की जो जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पर फेडरलिज्म यानी संघीय जो है व्यवस्था बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें होता क्या है कि स्टेट के पास जो है बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं, राज्यों के पास बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं कंपेरिजन यानी तुलनात्मक दृष्टि से जो है केंद्र के। परंतु भारत में इसका जस्ट उल्टा है कि भारत में केंद्र के पास जो शक्तियाँ हैं वो राज्य की तुलना में बहुत ही अधिक हैं। तो इसीलिए जो संघवादिता है भारत में वो व्यवहारिक नहीं है। परंतु भारत फिर भी एक संघीय राज्य है क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य में के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर जो कारण दिया है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है तो ये एकदम गलत है, क्योंकि भारत एक संघीय राज्य है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन बी पे आते हैं। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग हियर। सो आंसर हियर ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। सो इट इज क्लियर हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, यानी संविधान से इतर जो है अधिकार उनके अर्थ, उसका अर्थ पूछा गया यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पे, पहला वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। तो यहाँ पर जो संविधानेतर जो है पहला ऑप्शन दिया कि वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण करती है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर संविधानेतर जो अधिकार होते हैं वो इस तरह के नहीं होते, ये संविधान से जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, ऐसे अधिकार जो संविधान के इनकंसिस्टेंट कर रहे हैं तो वो आते हैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी है, यहाँ पर व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। संविधानेतर जो अधिकार होते हैं इनका अर्थ होता है वे शक्तियाँ जो संविधान में सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, तो वे शक्तियाँ जो है वो संविधानेतर कही जाती हैं। और लास्ट ऑप्शन है, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित होती, तो ये ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं। तो यहाँ क्लियर है, यहाँ पर या पावर विच इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, यहाँ पर जो है संविधानेतर अधिकार होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, देखते हैं यहाँ पे कथन है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन का रक्त हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राजनीतिक दल है उनका बहुत ही महत्व होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए इसका रीज़न क्या है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर कोई शासन खराब होता है तो सभी लोग यही कहते हैं कि ये इस पार्टी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है या इनको काम करना नहीं आता है, इस तरह से कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक सही है। तो देखते हैं, पहला है आर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो आर, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, यस बिल्कुल सही है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट आर इज नॉट क्लियरली डिफाइंड द ए, सो इट इज रॉन्ग हियर। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो आंसर इज हियर ऑप्शन बी, यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज नॉट क्लियरली डिफाइंड द ए, सो इट इज क्लियर हियर। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान कैसा है।
तो देखते हैं यहाँ पे पहला देखिए कठोर संविधान है। देखिए यहाँ भारतीय संविधान की कठोर और लचीला इस सब शब्द का उपयोग किया, मतलब यहाँ पर भारतीय संविधान में क्या अमेंडमेंट परिवर्तन करके क्या उसका जो है प्रावधान उसके बारे में बात की गई है। तो भारतीय संविधान कठोर है, तो देखिए कठोर नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान में परिवर्तन भी किया जाते हैं। कुछ तो ऐसे प्रोविजन है जिनको बड़ी आसानी से साधारण बहुमत से ही जो है पारित किया जाता है, जैसे राज्यों का नाम बदलना, राज्यों का जो है क्षेत्रफल बदलना, तो आसानी से इसको पास किया जा सकता है तो साधारण बहुमत से। तो यहाँ पर जो है कठोर ना होकर ये गलत हो जाएगा। लचीला भी नहीं क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके लिए जो है 2/3 का बहुमत चाहिए होता है, साथ में राज्यों की भी आधे से अधिक उनकी अनुमति चाहिए होती है, तो ये लचीला भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, तो ये भी यहाँ सही नहीं बनता है क्योंकि जो है कई जगह पे कठोर भी है और कई जगह पे लचीला भी है, तो यहाँ दोनों में ना दिया हुआ है। अगला देखते हैं, अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। इन सम प्लेसेस इज स्ट्रिक्ट एंड सम प्लेसेस इज फ्लेक्सिबल, सो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंतर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। फेडरल प्रोसीजर इज एप्लीकेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही यहाँ पे। कारण क्या है इसका, रीजन देखते हैं। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, यस इट इज़ आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी जो भारत का जो संविधान है इसमें एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की गई है। देखिए पहला फेडरलिज्म सिस्टम है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे संघीय व्यवस्था है और यहाँ पर जो केंद्र है वो स्ट्रांग है कंपेरिजन टू द स्टेट, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों ठीक है, परंतु यहाँ पर कहा है कि भारत एक संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली में क्या होता है, केंद्र के पास जो शक्तियाँ होती हैं उससे अधिक शक्तियाँ जो हैं वो राज्य में होती हैं या राज्य और केंद्र में बराबर शक्तियाँ होती हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है फेडरल सिस्टम में कि केंद्र के पास शक्तियाँ अधिक हों। तो ये चीज़ जो है इसको फॉलो नहीं करती है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों ठीक है क्योंकि भारत में केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा हैं, तो मगर ये इसकी व्याख्या सही नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए और आर दोनों सही है और किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यही स्टेटमेंट यहाँ पे। ए एंड आर मीन्स स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड एक्सप्रेस द स्टेटमेंट, सो आंसर इज ऑप्शन बी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी क्योंकि ए और आर दोनों सही किंतु आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। देखिए इसमें सीधा सा बात कही गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन हाईली स्ट्रिक्ट एंड हाईली फ्लेक्सिबल। तो ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी केसी वियर ने, तो वियर यहाँ पर केसी वियर ने ये बात कही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो देखते हैं यहाँ पर प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, तो लिखित संविधान से प्रजातंत्र का यहाँ से ज़्यादा रिलीवेंसी नहीं बनती है, तो ये स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए, जहाँ प्रजातंत्र नहीं है वहाँ भी मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यहाँ राजतंत्र होता है उसमें भी जनता को मौलिक अधिकार तो दिए ही जाते हैं, बोलने का अधिकार या फिर बोलने का ना भी दिया तो जीवन जीने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार तो है ही। अगला देखते हैं, तो जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल यहाँ पर सही है ये स्टेटमेंट। देखिए भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ पर जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। तो और लास्ट यहाँ पर क्या है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल यह स्टेटमेंट भी यहाँ सही नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर प्रजातंत्र मीन्स डेमोक्रेसी इज डिफाइंड दैट द people of India means the people of a country having a power to elect their government or replace their government according to their choice, so ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो रूलिंग सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, जैसा कि अमेरिका में पाया जाता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूलिंग सिस्टम है और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है संविधान की कठोरता, ऑप्शन बी है यहाँ पे एकल कार्यपालिका, ऑप्शन सी है यहाँ पर व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और ऑप्शन डी है यहाँ पे अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो देखिए इस क्वेश्चन में सीधा बात कहता है कि एकल कार्यपालिका, तो यहाँ पर मोनो एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो होती है अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल रूलिंग सिस्टम में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। तो गणतंत्रीय यहाँ पूछा गया है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं यानी एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो,
ऑप्शन बी है यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ऑप्शन सी है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। और ऑप्शन डी है यहाँ पर एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। तो देखिए गणतंत्री अवधारणा में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर रिपब्लिक कॉन्सेप्ट में कौन सा पॉइंट कंसिस्टेंट नहीं कर रहा है, तो इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए क्लियर है यहाँ पर जनता सर्वोच्च है, बिल्कुल रिपब्लिक में जनता सर्वोच्च होती है जैसे इंडिया में है। दूसरा है सेकंड ऑप्शन है सो द पावर ऑफ द पब्लिक इज ए सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है। तो जो पावर होती है जो भी व्यक्ति इलेक्टेड पर्सन होता है उसमें जो है निहित हो जाती है। द ऑल द पावर वेस्टेड इन द इलेक्टेड पर्सन, तो बिल्कुल सही है ये, यानी जो किसी पर्टिकुलर जगह का एमपी है तो उसमें उतने लोगों की शक्ति यानी समाहित हो जाती है। मान लिया जाता है कि ये उतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जब वो वही व्यक्ति जब संसद में जाता है तो उन लोगों की तरफ से वो अपने मुद्दों को उठाता है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। गणतंत्री सिस्टम में जो है राजा के समान एक ही व्यक्ति में शक्ति निहित नहीं होती है। कोई भी कार्य करना होता है उसमें सभी की अनुज्ञा होना आवश्यक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से ने, बिल्कुल सही यहाँ पर। द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, सो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है रिपब्लिक कॉन्सेप्ट से, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इट इज डेवलप्ड इन ब्रिटेन, सो अवर आंसर इज हियर ऑप्शन ए, यानी संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन में डेवलप किया गया, सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? हु सेड दैट द इंडिया इज द क्वासी फेडरल स्टेट? तो ये बात किसने कही थी? तो देखते हैं यहाँ पे हेराल्ड लास्की ने कही थी, आइवर जेनिंग ने कही थी, लॉर्ड ब्राइस ने कही थी कि केसी वियर ने कही थी? तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी वियर के द्वारा ये कहा गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय द केसी वियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? हु इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल रूलिंग इन इंडिया? तो इट इज क्लियर हियर, ऑप्शन ए जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता, मीन्स पब्लिक इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल रूलिंग इन इंडिया, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में के बारे में बात की जा रही है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर न्यायपालिका जो होती है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है। अगर आप आर्टिकल 50 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो क्लियर कहता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी है यहाँ पर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कार्यपालिका है वो भी न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं करती है। खैर देखते हैं कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, तो जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर पे कंट्रोल नहीं करती, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है डी, यानी जो विधायिका है लेजिस्लेचर हैं वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है देखिए ये क्वेश्चन पीसीएस 2012 में आया हुआ है, मेंस का पेपर का क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, यानी भारत में जो है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यानी यहाँ पर जो भी सरकार चुनी जाती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, बिल्कुल यहाँ पर भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, यानी भारत जो है वो अपने सभी कार्यों सभी निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ पर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा देख लेते हैं, भारत एक लोकतंत्रात्मक समाज है, बिल्कुल भारत में जो है एक लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो भारत में बिल्कुल कल्याणकारी राज्य है, यानी यहाँ की जो सरकार है या जनता वो सरकार जो है वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर चारों यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कलाक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनका चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उनके जो भी स्टेट्स दिए गए हैं, इन स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है कि वो कब भारत में जो है उनको जो है निर्माण किया गया इन राज्यों का, और उनके जो है क्रोनोलॉजी की बात की कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का पहली बात
26वां राज्य बना था, यानी काफ़ी बाद में बना छत्तीसगढ़। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 नवंबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ काफ़ी बाद में आया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये सब लगभग साथ ही बने थे, थोड़ा थोड़ा अंतर था इनमें। तो देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो जाता है 2000 में। अगला है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये देखिए ये जो है, पहली बात तो ये 24वां राज्य बना था भारत का, यानी ये क्लियर है कि ये 26वां है, तो ये पहले आया अरुणाचल प्रदेश। तो ये बना था 20 फरवरी 1987 को। तो ये 20 फरवरी 1987 को आता है और ये भारत का 24वां राज्य बना था। अगला है यहाँ पर झारखंड। तो क्लियर है यहाँ पर कि झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब एक साथ ही आए थे, उत्तराखंड। तो यहाँ पर झारखंड की बात की गई है। तो झारखंड जो है कब राज्य बना, तो झारखंड जो बना था ये 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, और झारखंड जो बना था ये भारत का 28वां राज्य बना था, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसकी जो डेट थी ये थी 15 नवंबर, यानी ठीक 14 दिन बाद बना था 2000 को, यानी छत्तीसगढ़ के ठीक 14 दिन बाद ये बना, इसीलिए ये 28वां। अब ये क्लियर है कि 26 और 28 यानी बीच में 27, यानी उत्तराखंड इन्हीं दोनों के बीच में बना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्किम। तो सिक्किम इज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द विच डेट। तो सिक्किम का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 26 अप्रैल को। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और भूल गए, 27 में लिख दिया था, इसको इरेज करते हैं पहले। तो यहाँ पर सिक्किम जो है ये भारत का कितने नंबर का राज्य बना था, ये भारत का 22वें नंबर का राज्य था। तो ये है भारत का 22वें नंबर का राज्य। और जो है इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 26 अप्रैल 1975 में। अब इससे क्लियर हो जाता है कि देखिए 22वें पे ये बना तो पहला कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद 24वां राज्य, तो 24वें पे 2 आ जाएगा, यानी 4 2। उसके बाद 26वां 1 और फिर 3, तो 4 2 1 3। देखते हैं ऑप्शन 4 2 1 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की जा रही है। तो पहले बात, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसने अपनी रिपोर्ट दी थी राज्य बनने के लिए 1 नवंबर 1956 को, और इसने कितने स्टेट्स जो है बनाए और कितने संघ राज्य बनाए। तो यहाँ पर क्लियर है कि इन्होंने 14 राज्य तथा 6 यूनियन टेरिटरी, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज की कॉन्स्टिट्यूट करने की रिकमेंडेशन दी। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो देखिए जो यूनियन टेरिटरी हैं, हु रूल्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ये बात की गई है यहाँ पर कि कौन जो है उसका प्रशासन करता है संघ राज्यों का, यानी यूनियन टेरिटरीज का। तो यहाँ पर क्लियर है भारत में जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें जो प्रशासन करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। बाकी यहाँ उपराज्यपाल दिया गया है और गृह मंत्री दिया है और प्रशासक दिया हुआ है। तो यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। देखिए यहाँ पर हरियाणा दिया है, सिक्किम दिया है, नागालैंड दिया है और मेघालय दिया हुआ है। तो इन्हीं का क्रम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हरियाणा दिया, तो हरियाणा जो था वो भारत का 13वां राज्य बना था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 में हुई थी। और सिक्किम की तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सिक्किम जो है उसकी ये भारत का 22वां राज्य था सिक्किम, और इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल, अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, 26 अप्रैल 1975 को। बाकी यहाँ पे थर्ड नंबर पे नागालैंड दिया हुआ है। देखिए नागालैंड जो है ये भारत का 12वां राज्य था नागालैंड, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर, ये नागा आंदोलन के बाद इसकी स्थापना हुई थी, और 1963 में, यानी 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई और ये भारत का 12वां राज्य बना। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट है मेघालय। तो मेघालय जो है ये भारत का 15वां राज्य बना है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 जनवरी और 1972 को। तो ये चीज़ हो जाती है। अब अगर इसको मिलाया जाए तो देखिए सबसे पहले 73 और तो यहाँ पर 63 आ जाएगा, 1963 नागालैंड है, और बाकी यहाँ पर देखिए 66 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 12वां 13वां 15वां और 22वां, यानी कि थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का कालानुक्रम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि नागालैंड, देखिए सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, नागालैंड की। अभी हम लोगों ने देखा जो अभी क्रम दिए हुए हैं इसमें
इसमें नागालैंड सबसे पहला था। तो नागालैंड का देखिए, नागालैंड की कब स्थापना हुई थी? नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में 12वां राज्य बना था। तो ये नागालैंड सबसे इन दोनों में है। सिक्किम तो यहाँ बाद में हो जाता, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। तो क्योंकि सिक्किम की जो स्थापना हुई थी, भारत का 22वां राज्य बना था, ये 1975 में आया था, और ये 1963 में आया नागालैंड। तो नागालैंड ठीक होगा। नागालैंड और हरियाणा यहाँ नंबर 2 में आता है। तो देखिए, हरियाणा जो है ये पंजाब से अलग हुआ, क्योंकि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती थी और हरियाणा में हिंदी बोली जाती थी। तो हिंदी भाषी वाले क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, हरियाणा, पंजाब से काट के। तो हरियाणा की जो स्थापना हुई, भारत का 13वां राज्य बना था, और ये बना था 1 नवंबर 1966 को। और अरुणाचल प्रदेश ये 24वां राज्य बना 1987 को। तो क्लियर है, यहाँ पर हरियाणा पहले आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बाकी तो पहले से गलत थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, यानी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, तो इन विच डेट द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज कॉन्स्टिट्यूट? तो देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी है 10 नवंबर 2000 को, और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2000 को। यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर कि जो छत्तीसगढ़ राज्य था ये आया था 1 नवंबर 2000 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो छत्तीसगढ़ स्टेट इमर्ज्ड ऑन डेट ऑफ 1 नवंबर 2000। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, संविधान में जो राष्ट्र का नाम का जो उल्लेख किया गया वो किया गया अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया गया है। और किस नाम से किया है? यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया वो है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे, पहला है भारत इंडिया, दूसरा है केवल भारत, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया, और ऑप्शन डी है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो यहाँ 3 दिया है, यहाँ पर केवल भारत दिया, यहाँ हिंदुस्तान दिया। परंतु आर्टिकल 1 क्लियर कहता है कि यहाँ पर इंडिया दैट इज भारत। तो यहाँ पर इंडिया और भारत की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। नए राज्य के गठन कर्व आउट की शक्ति निहित है। तो देखिए, नए राज्य की जो गठन की शक्ति है, सबसे पहले तो वो संसद में निहित है, यानी संसद जो है वो नए राज्य का गठन कर सकती है। और नए राज्य को गठन करने के लिए संसद को जो है सामान्य बहुमत के द्वारा ही नए राज्य का गठन किया जा सकता है। और नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद में करती है? तो आर्टिकल 3 में जो है नए राज्य का गठन किया जाता है। तो इतनी जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो देखिए, जो संविधान का आर्टिकल 1 है वो क्लियर कहता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया भारत को। तो देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर राज्यों का यूनियन। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 क्लियर हो जाता है कि इंडिया जो है, भारत है, वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में जो है राज्यों का यूनियन यानी यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, अगर इफ अ न्यू स्टेट इज इमर्ज बाय द पार्लियामेंट, सो इन विच शेड्यूल अमेंडमेंट इज नेसेसरी, कि किस, अगर संघ में, भारतीय संघ में एक नया राज्य का सृजन किया जाता है तो कौन सी अनुसूची में एक नया जो है अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो क्लियर है यहाँ पे देखिए, पहला दिया 5वीं अनुसूची, तीसरा तीसरी अनुसूची, तीसरे में दूसरी अनुसूची, और प्रथम यानी कि लास्ट ऑप्शन में प्रथम अनुसूची दिया गया है। तो जो प्रथम अनुसूची है, जब भी कोई नए राज्य का सृजन होता है तो इसमें उस राज्य का नाम अंकित किया जाता है। इसमें सभी राज्यों का नाम दिया हुआ है, साथ में केंद्र शासितों का भी नाम दिया हुआ है। तो स्टेट लिस्ट का नाम ही स्टेट लिस्ट है, द स्टेट। तो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 25 प्रश्नों पर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।